सरांगखेड़ा नाम का एक खुशनुमा गांव था, जहां सारे खुशी खुशी अपना घर चलाया करते और अपने परिवार का ख्याल रखते थे। सरांगखेड़ा गांव में हर साल एक मेला लगा करता था। पापा पापा, मुझे भी रेलगाड़ी वाला खिलौना दिलवाइए ना। मुझे भी रेलगाड़ी से खेलना है, दिलवाइए ना। बेटा, तुम्हें तो पता है ना, मैंने सारे पैसों से घर का राशन भरवा लिया और तुम्हें मेले की शानदार जलेबियां भी खिलाई ना मैंने। नहीं पापा, मुझे वो रेलगाड़ी चाहिए, मतलब चाहिए, वरना मैं घर नहीं जाऊंगा। अब मैं तुम्हें कहां से लाकर दूं नया खिलौना? कहां से लाऊं अब? अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए पहले से ही घर पर ट्रेन लाकर रखी है। अच्छा, सच में? अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है। संजय अपने बच्चे टोनी को वहां से लेकर अपने घर चला गया। घर जाते ही टोनी को पता चला कि वहां पर कोई भी खिलौना नहीं है। वो अपने पिता और अपनी माँ रूपा से कहने लगा, आप हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो। ना आप मुझे कभी खिलौने दिलवाते हो और ना ही अच्छे कपड़े। गांव के सभी लोग मुझे हमेशा चिढ़ाते हैं। मेरे फटे हुए कपड़े देखकर मुझे भिखारी भिखारी बोलते हैं। टोनी को इस तरह से रोता देख रूपा की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने पति संजय से कहने लगी, टोनी सही कह रहा है जी, हमने उसे आज तक कोई सुख नहीं दिया है, ना अच्छे कपड़े ना खिलौने। न जाने भगवान ऐसा दिन हमें कब तक दिखाएगा। इसमें तो हमारी कोई भी गलती नहीं है। तुम चिंता ना करो भाग्यवान, मैं जरूर कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगा और टोनी को कपड़े और खिलौने ला कर दूंगा। इतना कहकर संजय अपने घर से निकल जाता है और अपनी पाली हुई बकरियों में से अपनी एक छोटी सी बकरी को बेचने लगता है। सरपंच साहब, ये लीजिए, ये बकरी मैं आपके पास बेचने आया हूँ। इसका नाम है भोली। ये तो बहुत ही अच्छी बकरी है, इसे तुम कितने में बेचने आए हो? बाजार में इसकी कीमत पूरे 2000 है, पर आप गांव के हैं इसलिए आपको 1950 में दे दूंगा। कैसा मजाक कर रहे हो संजय? ये तुम सिर्फ 50 रुपए कम कर रहे हो, और वो भी इसी गांव के होकर। तुम्हें तो पूरे 500 कम करने चाहिए थे। कैसे आदमी हो यार। अच्छा ठीक है, आप 1500 ही दे दीजिए, मैं इतने में ही तैयार हूँ। सरपंच ने तुरंत ही अपनी जेब से 1500 रुपए निकाले और संजय के हाथ में थमा दिए। इस बात का संजय की पत्नी रूपा को कोई अंदाजा नहीं था। चुक 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 चुक। ये मुझे ये रेलगाड़ी काफी पसंद आई पापा। हाँ बेटा, खेलो, लेकिन पढ़ना मत भूलना, वरना माँ गुस्सा करेगी। ये खिलौना कब ले आए आप टोनी के लिए? वो टोनी को रोता देख मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं जाकर मेले से खिलौना लेकर आ गया। हाँ, पर पैसों की व्यवस्था कहाँ से हुई इतनी जल्दी? वो भोली को मैंने सरपंच जी को 1500 में बेच दिया। पैसों की जरूरत भी थी और टोनी भी रो रहा था। ये तो आपने तनिक भी सही नहीं किया, लेकिन अब जब आपने मोल ले ली है तो वापस लेने का सवाल ही नहीं रह जाता। गुस्सा ना हो भाग्यवान, जब तक स्थिति ठीक नहीं होती कुछ ना कुछ उपाय तो निकालना ही था। क्या पता भगवान कब तक ऐसे दिन दिखाएंगे हमें। इतनी परीक्षा काफी नहीं है क्या? 1 महीना बीत गया और संजय के घर मानो परेशानियां समाप्त ही नहीं हो रही थी। क्या बात है संजय, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सरपंच जी, पैसों की जरूरत आन पड़ी थी और अभी पैसे आने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं ये अपनी बकरी बेचने आया था। बकरी तो बहुत ही अच्छी है संजय, ये लो तुम्हारे पैसे। सरपंच जी, इस बकरी की कीमत भोली से ज्यादा है और आप इसके 1500 दे रहे हैं, ये तो गलत है सरपंच जी। भाई, दाम तो यही मिलेगा तुम्हें, क्योंकि इस समय मेरे अलावा कोई ये खरीदेगा नहीं। बेचनी है तो बेचो, वरना जाओ। ठीक है सरपंच जी। सरपंच ने संजय की मजबूरी जानते हुए उसका फायदा उठाया। संजय इस विषय पर कुछ नहीं कर सकता था। वो अपना सर चिंता में नीचे कर घर चला जाता है। बड़ी दिक्कत है इस महीने। राशन पानी भर भी लिया तो भी बाकी के खर्चे कहाँ से आएंगे? अब तो 2 बकरियां भी बिक गई हैं, बस 1 बची है। सरपंच जी के अलावा
इस समय कोई बकरियां खरीदेगा नहीं। इस बात का उन्होंने फायदा उठा के इसके भी पैसे कम दिए हैं। माँ, मैंने पढ़ाई कर ली है, अब मैं बाहर खेलने चला जाऊं? हाँ बेटा, ठीक है, जा, पर बहुत देर मत खेलना। टोनी संजय और रूपा की बात सुनकर परेशान था। इसी सोच में डूबा टोनी देखता है कि कुछ बच्चे मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मार रहे थे। अरे भाई, पत्थर क्यों मारते हो? मधुमक्खियाँ परेशान हो जाएंगी ना। बच्चे टोनी की बात ना सुनकर छत्ते पर पत्थर मारना जारी रखते हैं और मधुमक्खियां उन्हें काटने लगती हैं और वो सब भाग जाते हैं। तभी वहां वन देवी प्रकट होती हैं। आप कौन है माँ? मैं वन देवी हूँ। मैंने देखा कि कैसे तुम उन बच्चों के साथ छत्ते पर पत्थर नहीं मार रहे थे और कैसे उन बच्चों को समझाया भी कि ये गलत है। इससे खुश होकर मैं तुम्हारे सामने आ गई। तुम कोई एक मनोकामना मांगो, मैं पूरी कर दूंगी। टोनी एक पल सोचता है, तभी उसे अपने घर की दिक्कतें याद आती हैं। आप मुझे इसी छत्ते के जैसे घर दे दीजिए जिसमें मैं, माँ और पापा रह सके और इसका शहद बेचकर हमारे घर की दिक्कतें भी दूर हो जाए। तथास्तु। क्या हुआ जी? ये कुटिया छत्ते का घर कैसे बन गया? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ भाग्यवान, ये क्या माया है? माँ, मैं आ गया। वाह माँ, जैसा उन वन देवी ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। टोनी संजय और रूपा को सारी बात बताता है। वन देवी की कृपा है, अब हमारे घर की परेशानियां कम हो जाएंगी भाग्यवान। हाँ जी, इस शहद को बेचकर तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। अब आप लोग परेशान नहीं होना माँ पापा। नहीं बेटा, तूने तो बहुत बढ़िया काम किया है। अब तुझे फटे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे, ना ही खिलौनों के लिए रोना पड़ेगा। अब कल से इसे बेचने की तैयारी शुरू कर दीजिए। संजय ने अपने घर के बाहर शहद का ठेला चालू कर दिया और लोगों में छत्ते के घर की बात आग की तरह फैल गई। लोग ठेले पर जमा होने लगे। अरे संजय, अभी तो कुछ ही दिन पहले तुम बकरी बेचने आए थे, तो ये तुमने छत्ते का घर कब बना लिया? अरे सरपंच जी, ये तो वन देवी की कृपा है जो हमारे घर पर आई है। इतना ही नहीं, शहद भी बहुत ही स्वादिष्ट है और साथ ही दवाई का भी काम करती है। अभी कुछ दिन पहले तक गरीबी के मारे मुझे बकरियां बेच रहा था और अब देखो इसे। सरपंच जलन के मारे मन ही मन संजय को कोसता चला गया, क्योंकि अब उसे वो छत्ते का घर हथियाना था। अब तो घर में पैसे आने लगे हैं, मानो सारी दिक्कतें खत्म हो गई हो। हाँ, अब वन देवी की कृपा से शहद भी हाथों हाथ बिक जाते हैं और टोनी भी बहुत खुश है। इसी के कारण आज ये कृपा हम पर बनी भी है। हाँ, सही कह रहे हैं। ऐसा करिए, अब आप सरपंच जी से बात करके अपनी बकरियां फिर से ले आइए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। और एक जमीन भी नजर में है, उसके लिए कल सरपंच जी से जाकर बात कर लेता हूँ। अरे संजय, क्या बात है? जब से छत्ते का घर बना है तब से तो तुम्हारे हाव भाव ही नहीं मिलते। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, बस काम में थोड़ा व्यस्त था। तो भाई आज कैसे आना हुआ? सरपंच जी, आप तो जानते हैं कि वो बकरियां मेरे घर का हिस्सा ही थी, तो आपसे उन बकरियों को फिर से खरीदने के लिए आया था। अगर आप मुझे उन्हें फिर से बेच दें तो बड़ी कृपा होगी। पहले बेचते हो और जब मैं पाल रहा हूँ तो आकर फिर से मांग रहे हो। मान जाइए सरपंच जी, कृपा होगी, 2 गुना दाम ले लीजिए। यही नहीं, मैंने सुना है कि कोई जमीन बिक रही है, उसके बारे में भी आपसे बात करनी थी। अच्छा, जमीन के लिए भी आए थे? बड़े पैसे आ रहे हैं संजय, बढ़िया है बढ़िया है। बकरियां तो तुम उसी दाम में ले जाओ जिस दाम में दी थी, और कल जमीन के कागजों पर हस्ताक्षर करने मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। लालची सरपंच ने बकरियों का 2 गुना दाम नहीं लिया, क्योंकि वो जानता था कि संजय अंगूठा छाप है और ये पैसे तो वो इस बात का फायदा उठा के संजय से ले ही लेगा। भाग्यवान, आ गए आप? क्या कहा सरपंच जी ने? सरपंच जी मान गए
और बकरियों के 2 गुने पैसे भी लेने से मना कर दिया। सोचने वाली बात है, जब मजबूरी थी तो जबरदस्ती पैसे काट लिए और अब जब पैसे हैं तो दया दिखा रहे हैं। वाह भाई वाह। यही रीत है भाग्यवान। कोई बात नहीं, कल हस्ताक्षर करना है जमीन के कागजों पर। तुम पैसे निकाल के रखना। सरपंच जी खुद सवेरे सवेरे आ जाएंगे अपने घर और बकरियां भी ले आएंगे। मैं निकाल कर रख दूंगी पैसे। अगले दिन सरपंच संजय की दोनों बकरियां और जमीन के कागज लेकर आया। अरे संजय। हाँ सरपंच जी, आइए अंदर आइए। रूपा, सरपंच जी के लिए एक बढ़िया सी चाय बनाओ। वाह भाई, ये घर तो काफी बढ़िया है तुम्हारा। शुक्रिया सरपंच जी। लाइए, हस्ताक्षर कहाँ करना है बताइए। यहाँ करना है, पढ़ तो लो भाई। अरे क्यों चिढ़ा रहे हैं सरपंच जी, मैं तो अंगूठा छाप हूँ और टोनी अभी पढ़ना नहीं जानता। ये रहे पैसे सरपंच जी, दोनों बकरियों के और जमीन के भी। लाइए कागज दीजिए। कागज कल लेना संजय, आज इसे तहसील में दिखा लेता हूँ। अब जैसा आप कहें। अगले दिन सुबह सब गांव वाले संजय के घर के बाहर खड़े थे और सरपंच जी सबको कागज दिखा रहे थे। अब ये घर मेरा हुआ। कल संजय से ये घर मैंने खरीद लिया है। अरे क्या बात है, आप सबका यहाँ इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे संजय भाई, तुमने ये माता की कृपा वाला घर पैसों के लालच में आकर बेच लिया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने अपना घर किसी को नहीं बेचा। झूठ क्यों कहते हो संजय? ये देखो, कल तुमने ही इन घर के कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपसे जमीन खरीदी थी और पैसे भी दिए थे जमीन के। अब झूठ बोलकर फायदा नहीं है संजय। अब तो घर बेच दिया है तुमने। कागज में साफ साफ लिखा है। ये तो आपने बहुत गलत किया। आपने मुझसे धोखे से हस्ताक्षर करा लिए। मेरे अंगूठा छाप होने का आपने फायदा उठाया। इस नाटक का कोई फायदा नहीं है। घर खाली कर दो, कल से मैं यहीं रहूंगा। संजय, रूपा और टोनी रोने लगे। संजय का सर निराशा से नीचे था। उन्होंने घर से अपना सामान बाहर कर लिया। सरपंच अगले दिन घर आता है। वो बेवकूफ संजय, पैसे भी उसी ने दिए और अब ये घर भी मेरा हुआ। ये कहकर सरपंच घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। तभी कई सारी मधुमक्खी उसे काटने लगती हैं और सरपंच भागने लगता है। अरे पापा, देखिए ना, सरपंच जी के घर में घुसते ही मधुमक्खियाँ काटने लगी और वो अब गोल गोल भाग रहे हैं। देखिए, जो कागज सरपंच जी लेकर आए थे वो भी मधुमक्खियां लेकर उड़ी जा रही हैं। ये तो चमत्कार है। वन देवी ने फिर से हमें बचा लिया। फिर उसके बाद सरपंच ने माफी मांगकर संजय के पैसे लौटा दिए और चला गया। तब से संजय, रूपा और टोनी खुशी खुशी अपने छत्ते के घर में रहने लगे। विनोद एक व्यापारी है जो कि लाल मिर्चियों का व्यापार करता है, पर वो एक लालची किस्म का आदमी है और हमेशा लालच करने की ही सोचता है। विनोद अपने थैले में बहुत सारी मिर्चियां भरता है और घर से मिर्चियां बेचने के लिए निकल पड़ता है। पहले रामू गल्ले वाले के पास जाऊंगा आज। बहुत दिन हो गए हैं, मैं उसकी दुकान पर नहीं गया। विनोद रामू की दुकान पर जाता है। कैसे हो रामू भाई? बहुत दिन हो गए हैं, आपसे मिला नहीं था। सोचा मिल लूं, इसी बहाने कुछ मिर्चियां भी बिक जाएंगी। मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कहाँ गायब हो गए थे इतने दिन से? जब से तुमने आना बंद किया, मैंने किसी और व्यापारी से मिर्चियां खरीदनी शुरू कर दी। अब मैं आ गया हूँ ना, अब से तुम मुझसे ही मिर्चियां खरीदना। बताओ कितने किलो मिर्ची चाहिए? अभी तो फिलहाल 3 किलो दे दो, बाकी जैसा चाहिए होगा मैं आपसे लेता रहूंगा। अरे क्या रामू भाई, सिर्फ 3 किलो मिर्ची खरीद रहे हो आप? इतनी बड़ी दुकान है, कम से कम 5 किलो तो ले लीजिए। नहीं नहीं, उतनी नहीं चाहिए। फिलहाल बरसात का मौसम है, बारिश में कोहरे के कारण मिर्चियाँ खराब होने लगती हैं। विनोद रामू के लिए 3 किलो मिर्चियाँ तो तौलता है, पर देने से पहले वो 1 किलो मिर्ची निकाल देता है। ये लो भाई, आपकी 3 किलो मिर्चियाँ। रामू गल्ले वाले को बेवकूफ बनाने के बाद विनोद दूसरी दुकान वालों के पास लाल मिर्चियाँ बेचने के लिए चला जाता है।
लाल मिर्ची वाला आया, ले लो, बहुत स्वादिष्ट और तीखी मिर्चियाँ हैं। भाई साहब, आप लाल मिर्चियाँ कैसे दे रहे हैं? 300 रुपए किलो है बहन जी। आप इनके दाम पर मत जाइए, ऐसी मिर्चियाँ आपको पूरे बाजार में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। विनोद लाल मिर्ची वाला नाम है मेरा। अच्छा, तो आप ही हो लाल मिर्ची वाले विनोद। बहुत सुना है आपकी मिर्चियों के बारे में। ऐसा कीजिए, मुझे 2 किलो मिर्ची दे दीजिए। मेरी बेटी की शादी है तो मुझे मिर्चियाँ तो लगेंगी ही खाना बनाने के लिए। ये की ना अपने पते वाली बात। मैं तो कहता हूँ कि आप 1 किलो और ले लीजिए। अच्छी मिर्चियाँ हैं, आपके काम ही आएंगी। नहीं नहीं विनोद जी, 2 किलो मिर्चियाँ काफी होंगी मेरे लिए। आप 2 किलो ही तोल दीजिए। ये क्या भाई साहब, बिना तोले कैसे पता चलेगा कि ये 2 किलो है भी या नहीं? मैं आज का व्यापारी नहीं हूँ बहन जी, बहुत सालों से इस व्यापार में हूँ। भले ही तराजू में तौली हुई चीज ऊपर से नीचे हो सकती है, पर मेरे हाथों का अंदाजा कभी भी गलत नहीं हो सकता। उस औरत को ये मिर्चियाँ 2 किलो से कहीं ज्यादा कम लग रही थी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो ये मिर्चियाँ पूरी 2 किलो ही होंगी। वो यहाँ से मिर्चियों को लेकर सब्जी वाले के दुकान पर जाती है और उसको मिर्चियों को तौलने के लिए कहती है। क्या आप जरा इन मिर्चियों को तौल देंगे भाई साहब? सब्जी वाला अपने तराजू में मिर्चियों को तौलता है। ये तो बहन जी 1 किलो से भी कम है, देख लीजिए। इसका मतलब उस मिर्ची के व्यापारी ने मुझे बेवकूफ बना दिया। भगवान करे उसकी मिर्चियाँ उस पर ही भारी पड़ जाए और वो अपनी ही मिर्चियों से इतना परेशान हो जाए कि उसका पूरा लालच खत्म हो जाए। दूसरी तरफ विनोद अपने लालच के चलते लोगों को बेवकूफ बनाकर ज्यादा मिर्चियाँ बताकर कम मिर्चियाँ दे रहा था, जिससे सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे और सभी ने विनोद को बद्दुआएं दी कि वो अपनी ही मिर्चियों से परेशान हो जाए। आज तो अच्छा खासा मुनाफा हो गया है। काश अगर मेरे पास कुछ और मिर्चियाँ होती तो मैं कुछ और लोगों को मिर्चियाँ बेचकर थोड़े पैसे और कमा लेता। विनोद सारी मिर्चियाँ बेचकर अपने घर चला जाता है और थके होने की वजह से वो अपनी बेटी से पानी लाने के लिए कहता है। बेटी, मेरे लिए 1 गिलास ठंडा पानी ले आओ। विनोद की बेटी उसके लिए पानी लेकर आती है, पर जैसे ही वो पानी पीता है उसे वो पानी बहुत ज्यादा तीखा लगता है। मैंने तुम्हें ठंडा पानी लाने के लिए कहा था, मिर्ची वाला पानी लाने के लिए नहीं। पापा, मैं तो बाल्टी में से ही ठंडा पानी लेकर आई थी, पता नहीं उसमें मिर्ची कहाँ से आ गई। घर में मिर्ची का व्यापारी है तो मिर्चियाँ तो बिखरी ही होंगी ना। गिलास को साफ करके लाना चाहिए था। मेरा पूरा मुंह जलने लग गया। विनोद किचन में जाकर उस पानी को फेंक देता है और उस गिलास को साफ से धोकर फिर से बाल्टी से पानी निकालता है। पर जैसे ही विनोद पानी पीने लगता है और पानी उसके मुंह में जाते ही उसका मुंह जलने लगता है। ये क्या हो रहा है? अभी तो मैंने गिलास को अच्छे से साफ किया था, ये मिर्चियाँ अचानक से कहाँ से आ गई? विनोद बिना पानी पिए ही सिसकियां लेते हुए अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। वो वहां जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है, पर कुछ देर लेटने के बाद उसके शरीर पर जलन होने लगती है। ये मेरी पीठ पर जलन क्यों हो रही है? लगता है बिस्तर पर मिर्चियाँ पड़ी हुई थी और मैं बिना देखे ही लेट गया। विनोद उठता है और अपने बिस्तर को अच्छे से साफ करता है और अपने बिस्तर पर एक नई चादर बिछा देता है। अब तो नई चादर भी चढ़ा दी है, अब तो जलन नहीं होनी चाहिए। जैसे ही विनोद बिस्तर पर लेटता है उसके पूरे शरीर पर तेजी से जलन होने लगती है। वो फिर से खड़ा होता है और अपने आप को खुजाने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरा सारा बदन जलने लगा है। ये इतनी सारी मिर्चियाँ कहाँ से आ रही हैं? और वो देखता है कि उसके छत से भी मिर्ची ही गिर रही है। ये क्या हो रहा है? आज पूरा घर मिर्चियों से कैसे भर गया? ऐसा लगता है मेरे घर को किसी का श्राप लग गया है। जाकर पता करना होगा। विनोद इस श्राप के बारे में पता करने के लिए एक मंदिर में जाता है और पुजारी जी से इस बारे में पूछता है। पुजारी जी, मेरे पूरे घर में मिर्चियाँ फैल गई हैं।
और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मिर्चियाँ ही मिर्चियाँ आ जाती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मुझ पर यह श्राप कहाँ से आ गया? बेटा, मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूँ जो ये बता सकूं कि तुम पर ये विपत्ति कहाँ से आ गई, पर हाँ, जरूर तुमने किसी के साथ कुछ छल कपट किया होगा, इसीलिए तुम ये सजा भुगत रहे हो। मैं तो मिर्चियों का व्यापारी हूँ, मैं कैसे किसी के साथ छल कपट कर सकता हूँ? क्या तुमने कभी किसी के साथ ऐसा किया है कि उसको ज्यादा बताकर कम मिर्चियाँ दी हो? पुजारी जी समझ जाते हैं कि विनोद ने अपने ही काम में लोगों के साथ छल कपट किया है। वो उसको सभी लोगों से माफी मांगने के लिए कहते हैं और उसके कारण लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करने के लिए कहते हैं। बेटा, तुम्हें खुद ही पता होगा कि तुमने अपने लालच के चलते किस किस का नुकसान किया है। जाकर अपनी गलती सुधार लो, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। विनोद पुजारी जी की बात को समझ जाता है। वो मंदिर से निकलता है और अपने घर जाकर अपने थैले में मिर्चियाँ भरता है और उन सब लोगों को जाकर मिर्चियाँ देता है जिसको उसने किलो के हिसाब से कम मिर्चियाँ दी थी। ये लो रामू भैया, मिर्चियाँ ले लो। मैंने कई बार आपसे पूरे पैसे लिए हैं और आपको कम मिर्चियाँ दी हैं। विनोद रामू को मिर्चियाँ देने के बाद उस औरत को ढूंढने निकल जाता है जिसको उसने 2 किलो के बजाय 1 किलो से भी कम मिर्ची दी थी। वो बाजार की तरफ जाता है, तभी उसको वो औरत एक फल वाले के ठेले के पास खड़ी दिखाई देती है। विनोद उसको आवाज लगाता है, अरे बहन जी, सुनिए, मैं वही मिर्चियों का व्यापारी हूँ जिससे आपने अपनी बेटी की शादी के लिए मिर्चियाँ ली थी। हाँ, पहचान लिया मैंने तुम्हें। तुम जैसे धोखेबाज और लालची इंसान को कोई कैसे भूल सकता है भला? मुझे पता है बहन, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, पर मैं आज यहाँ अपनी गलती सुधारने आया हूँ। ये लो, ये मिर्चियाँ रख लो। उस दिन मैंने तुम्हें कम मिर्चियाँ दी थी ना। विनोद उस औरत को सारी मिर्चियाँ दे देता है और अब धीरे धीरे उसकी जलन कम होती है। पुजारी जी ने ठीक कहा था कि अगर मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा तो खुद ही इस समस्या से बाहर निकल सकता हूँ। और वो अब से लालच करना बिल्कुल ही छोड़ देता है। साथ ही वो अपना ये वाला किस्सा अपनी बेटी को भी सुनाता है और उसको भी लालच से दूर रहने के लिए कहता है।